पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, सारे इवेंट्स को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, और कल जब हम पढ़ेंगे तो जो बचा हुआ टॉपिक होगा वो जो मेजर तुम्हारा टाइम लगेगा वो इन दो टॉपिक में लगेगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म का उदय होता है, और उसके बाद पूरे यूरोप में कैसे वो उस चीज का राइज होता है कि सारे लोगों के अंदर एक नेशन वाली फीलिंग कैसे आती है। अगर तुम्हें ये दो पॉइंट क्लियर हो गया, एज ऑफ रिवोल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, 1830 से 1848 के बीच में क्या क्या रिवोल्ट हुए उसके बारे में पढ़ना है, जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन कैसा होता है, और बेसिक डिफरेंस इंपीरियलिज्म में और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक रिलेटिवली बहुत इजी है, ये दो टॉपिक में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम जाएगा। तो आज जो भी हम क्लास पढ़ेंगे इसके पहले एक और टॉपिक है जो कि इसमें नहीं मेंशन है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन उसको समझे बिना इस चैप्टर को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो क्लास 9th में तुम्हारा पहला चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब तक तुम फ्रेंच सिंपल मतलब ये था कि जिस टाइम पे इंसान सिर्फ चर्च की बात को एज इट इज मान लेता था, मतलब रिलीजियस बात को ही बोल दिया कि ऐसे जीना है या ऐसे दान दक्षिणा करना है या कुछ भी बोल देता था चर्च, उसको आंख बंद करके मानने से लेकर के चर्च की हर बात को क्वेश्चन करने तक का जो सफर था, पहले इंसान कैसा होता था, चर्च ने बोल दिया कि भाई ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, ये पहले दिमाग में आ जाता था। बाद में क्या हुआ कि इंसान क्वेश्चन करने लगा कि भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, भगवान है भी कि नहीं है, बात समझ में आ रही। तो जो ये इंसान के दिमाग में चेंज हुआ कि जो पहले वो एज इट इज मान ले रहा है, उसके बाद वो हर चीज को क्वेश्चन कर रहा है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट का फेज। और जब इंसान क्वेश्चन करेगा तो वो सिर्फ चर्च को क्वेश्चन नहीं करेगा, वो नेचर को क्वेश्चन करेगा। नेचर में अगर बारिश कहीं हो रही तो वो ये पूछना चाहेगा कि बारिश कैसे हो रही है। कोई भी चीज अगर जैसे न्यूटन को भी अगर तुम देखोगे तो न्यूटन ने जब ग्रेविटी के बारे में डिस्कवर किया था तो ऑलमोस्ट वो साइंस वाला ही फेज चल रहा था, जहां पे नई नई डिस्कवरीज हो रही थी और जहां पे लोग नए नए तरीके से पता कर रहे थे कि भाई हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है हर चीज को वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे। एनलाइटनमेंट फेज का मतलब पहले क्या था, पहले कोई भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं करता था, लोग नॉर्मल खेती मजदूरी करते थे, जो उगाते थे खाते थे, कुछ पैसा चर्च को दे दिया, अपने हिसाब से जी लिए, और ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनको ये दिखा कि जब बीमारी फैली, जब प्लेग आया, जब महामारी आया, तो चर्च जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो तो हमें बचाने नहीं आ रहा है। जब लड़ाई हो गया अरब से, अरब वालों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, हमारे पास कोई व्यापार के लिए कोई चीज नहीं बच रहा है, और इस टाइम पे फेमाइन भी आ रही है, भूखमरी भी मर रही है, फिर भी हम जब मर रहे हैं तो चर्च तो आकर के हमें बचा नहीं रहा है, तो फिर हम किस भगवान की पूजा करें? वो भगवान कहां है जिसके बारे में हमेशा हमको समझाया जाता है कि वो हमेशा आपकी रक्षा करता है, वो कहां है? तब लोगों के दिमाग में ये बात आना स्टार्ट किया, और लोगों ने उस टाइम पे साइंस के बारे में कि भाई भगवान आने से रहा, हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और इस चक्कर में लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे जहाज बनाना स्टार्ट किया, और जो लैंड रूट जिसको अरब ने ब्लॉक कर दिया था वो फिर समुद्र के रास्ते से आकर के भारत को खोजते हैं और फिर अपना व्यापार और साइंस का फेज वहां से चालू होता है। ये बात हम लोग समझे थे, इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट बोलते हैं। जब यही, और ये फेज तकरीबन किस टाइम का है, 1500 के आसपास का है। 1498 में वास्को डी गामा पहली बार आते हैं भारत में, और 1498 मतलब 1500 के आसपास ये फेज चालू होता है। और तुम देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में, तकरीबन इस इंसिडेंट के 289 ईयर्स बाद, मतलब 1500 में वो फेज जस्ट चालू हुआ था। उस चालू हुए फेज को पूरा एक्सपैंड होने में 250, 300, 400 साल तक का टाइम लगेगा, वो आराम से फैलेगा। क्योंकि यूरोप हर जगह के लोगों को, जो लोग मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अंधविश्वास में इतना डूब चुके हैं, उनको वहां से निकाल करके उनके बारे में अवगत कराने के लिए, उनके बारे में उनको बताने के लिए इतना लंबा समय तो लगेगा ही, इतने सारे लोगों को करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जो चीज 1500 में स्टार्ट हुआ था वो एक्सट्रीम रूप लेते लेते उसको 250, 300 साल का टाइम लगेगा, उसको मेच्योर होने में, इस थॉट को मेच्योर होने में टाइम लगेगा। तो अब वहां से हम समझते हैं, अब देखो ये प्रोसेस चालू हो गया था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में इतिहास में जैसे इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसने बहुत कुछ बदल दिया था। तो ये इवेंट है क्या, हुआ कैसे, और इसने क्या परिवर्तन ये लेकर के आया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो पहले के टाइम में क्या था, जब एंशिएंट टाइम में तुम जाओगे और जब तुम यूरोप को देखते हो, ठीक है, यूरोप को जब तुम देखोगे तो यूरोप कैसा कंट्री हुआ करता था, जो बहुत छोटे छोटे साम्राज्य में बटा हुआ था। कुछ एरिया जो हो गया, फ्रांस का कुछ एरिया जो हो गया वो किसी एक राजा के अंदर में है, इटली का कुछ एरिया किसी और राजा के अंदर में है, जर्मनी किसी और राजा के अंदर में है। जो आज हम इटली जर्मनी ये बता रही है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ये छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। और जब ये किंगडम्स में बटा हुआ था तो ये किंगडम्स वाले लोग क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। और लड़ाई क्यों करते थे,
सिंपल सा जो लॉजिक होता है कि भाई लड़ाई इसलिए करना है ताकि उसको मार करके उसका टेरिटरी हम कब्जा लें, और कब्जा लेंगे तो वो एरिया हमारे पास आ जाएगा, तो कुछ लूटपाट करके अपना कुछ खजाना भर लेंगे, कुछ अपने लोगों को वहां से कुछ गिफ्ट कर देंगे ताकि भाई हमारे यहाँ पे भूखमरी और बाकी सारी चीजों को रोक सके और हम अपना साम्राज्य को और फैला सके। ये सिंपल होता था। और जब ये फेस चलता था तो इसमें लड़ाई बहुत ज्यादा होती थी। तो अब अगर मैं देखूं यूरोप का, अगर मैं उस टाइम पे स्ट्रक्चर देखूं कि यूरोप कितने लोगों में बटा हुआ था, यानी यूरोप का जो टिपिकल समाज था, और जब मैं यूरोप बोल रहा हूं तो अभी मैं टिपिकल फ्रांस के बारे में बात कर रहा हूं, फिर बाद में हम यूरोप के बारे में देखेंगे। तो फ्रांस में जब हम आएंगे, क्योंकि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, तो फ्रेंच का जो समाज था वो 3 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, पहले जो टॉप पे जो बैठे हुए थे वो क्या थे? राजा लोग थे, जिनको हम लोग एरिस्टोक्रेट कहते हैं, एरिस्टोक्रेट। ठीक है, और इन्हीं को कई बार जो राजा होते थे, इन्हीं के दरबारी लोग भी होते थे जो इनके साथ बैठते थे, क्योंकि राजा अकेला नहीं होता था, राजा के बहुत सारे विभाग होते थे। कोई खजाने का विभाग देख रहा है, कोई एग्रीकल्चर का विभाग देख रहा है। जैसे अभी हमारे देश में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बाद तुम देखते हो ना होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग विभाग को संभालने के लिए एक मिनिस्टर है। तो उस तरह राजा के टाइम पे क्या होता था, राजा तो एक सेंटर होता था, लेकिन उसके और डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए और लोग होते थे। और वो लोग जब बैठते थे, किसमें बैठते थे? वो लोग अपने दरबार में बैठते थे। राजा का जब दरबार लगता था उसमें और भी लोग आकर के बैठते थे, तो उनको हम लोग नोबल्स भी कहते थे, नोबल्स या नोबिलिटी उनको बोल देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे यहां पे कौन आता है? इनको क्लर्गी कहते हैं, क्लर्गी। और ये कौन लोग होते हैं? ये चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं, जो चर्च में पादरी वगैरह लोग होते हैं, ये चर्च के ऑफिशियल होते हैं, जिनको क्लर्गी हम कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं, पेजेंट्स आते हैं। ये कौन हो गए? पेजेंट्स एंड फार्मर, जो लेबर होते हैं। ये तीन तरह के हायरार्की में फ्रांस का समाज जो था वो बटा हुआ था। अब बताओ, ये दोनों का जो नंबर होगा वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा? ऊपर के दो लोग ज्यादा होंगे कि कम होंगे? कम होंगे ना भाई। राजा महाराजा जो लोग होते हैं वो नंबर में क्या होते हैं? कम होते हैं ना, प्रजा ज्यादा होती है ना। तो ये लोग टोटल कितना पॉपुलेशन, पूरे फ्रांस के टोटल पॉपुलेशन का ये लोग कितने परसेंट थे? तो 2% थे। और ये लोग तकरीबन कितने परसेंट थे? 98% थे। अब होता क्या था कि पहले के टाइम में फ्रांस में, यूरोप में, क्योंकि चर्च का कंट्रोल ज्यादा होता था, तो राजा को कैसे प्रिटेंड किया जाता था, राजा को कैसे माना जाता था? लोग ये मानते थे कि राजा जो है उसको हमने नहीं, भगवान ने चुना है हमारे ऊपर राज करने के लिए। क्योंकि राजा को भगवान ने चुना है, तो एक नॉर्मल इंसान राजा के अथॉरिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्या बात समझ में आई? कि राजा के पास डिवाइन पावर है, राजा को चुन कौन रहा है? भगवान। और जिसको भगवान ने चुना है उसको क्या एक आम इंसान क्वेश्चन कर सकता है कि तुम राजा कैसे बन गए? नहीं। तो आम जनता के तो स्कोप के बाहर ही है राजा को क्वेश्चन कर पाना। तो राजा जो है उसको भगवान चुन रहा है। और ये बात लोगों को बता कौन रहा है? ये बात लोगों को बता कौन रहा है? चर्च के जो पादरी। और मैंने तुमको कल की क्लास में बताया था, इन दोनों में आपस में एक साठगांठ होती थी कि भाई हम दोनों को मिलकर के पूरे समाज को चलाना है। तो ये क्या करता था, राजा सीधा बोल देता था भाई मेरे को तो भगवान ने चुना है। अब जनता को ये बात कौन कन्विंस कर रहा है? ये कर रहा है चर्च। चर्च ने ये बोला कि भाई हम भगवान और राजा के बीच के मीडिएटर है, भगवान ने हमें काम दिया है कि तुम्हें इस आदमी को राजा बनाना है, तो हम मीडिएटर हैं, बीच के तौर पे काम कर रहे हैं, राजा और भगवान के बीच का। ठीक है, अब ये हो गया। अब आम आदमी सिंपल वो मान लेता था, और आम आदमी को इतना बता दिया गया था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो तुम्हें राजा से क्वेश्चन नहीं करना है, तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे कोई पाप होंगे जो पिछले जन्म में तुमने किए होंगे, उसका सजा तुमको इस जन्म में मिल रहा है। और आदमी उस टाइम पे चुपचाप से ये बात मान लेता था। और जब मान लिया ये बात, तो क्या वो आदमी कभी क्वेश्चन कर पाएगा राजा को? या उसके यहाँ पे भुखमरी भी मर गई, राजा ने पूरे पैसे भी खा लिए, तो भी वो क्या मानेगा कि भाई मेरे पुराने जन्म के कुछ पाप होंगे जो मुझे इस जन्म में सजा मिल रहा है, तो इसमें राजा की क्या गलती और किसी और की क्या गलती? ये तो मेरा और भगवान का मसला है। तो इसलिए ये लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। अब होता क्या था कि प्रेजेंट जो है, अब मान लो कि ये राज्य का पैसा है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब ये रेवेन्यू, किसी भी राज्य का जो रेवेन्यू होता है वो टैक्स से मेजरली आता है। अब होता क्या था कि पेजेंट जो है वो एक टैक्स देते थे, किसको देंगे? राजा को देंगे, किंग को एक टैक्स देंगे, और एक टैक्स ये लोग देते थे चर्च को। तो इसका मतलब एक जो राजा है, मतलब सॉरी, एक जो जमींदार भी नहीं बोलेंगे, किसान बोलेंगे, एक जो किसान या मजदूर जो भी है उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 2। किसको? एक भाई राजा को टैक्स दे रहा है। ये बात तो समझ में आ रहा है कि सर वो कुछ भी उगाएगा तो राजा को तो टैक्स देना ही पड़ेगा।
फिर ये चर्च को किस बात का टैक्स दे रहा है? चर्च को वो कैसा टैक्स दे रहा है? रिलीजियस टैक्स दे रहा है। पुराने टाइम में जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा पहले रिलीजियस टैक्स के नाम पे भी टैक्स लगता था, रिलीजन के नाम पे लगता था। ठीक है, जैसे जजिया टैक्स के बारे में तुम लोगों ने सुना है? इंडिया में जजिया टैक्स एक लगता था जब मुगल थे, तो मुगल क्या करते थे, जजिया टैक्स लगाया था उन्होंने कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें हिंदू पूजा करने के लिए, अपने भगवान को पूजने के लिए तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें तुम्हें फोर्सिबली कन्वर्ट करवा देंगे अपने रिलीजन में। उस टाइम पे एक ऐसा टैक्स हुआ करता था कि अगर जो भी राजा रूल कर रहा तुम उसके रिलीजन से नहीं हो तो तुम्हें अपना रिलीजन अगर प्रोफेस करना है, तुम शांति से वो पूजा पाठ कर सको, इसके लिए तुम्हें उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और भी तरह तरह के रिलीजियस टैक्स होते थे, जैसे कि एक मुस्लिम रूलर को ही एक रिलीजियस टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम ज़कात होता था या ज़ाकत होता था, जिसका मतलब क्या होता था कि भाई तुम जो भी पैसा कमा रहे हो तुम उस पैसे का कुछ पोर्शन राजा को दोगे, इसलिए ताकि जो तुम्हारे प्रजा में दिन दुखिया या फिर जो संत सन्यासी है उनके लिए हम कुछ कर सके। तो वो हो गया एक रिलीजियस टैक्स जिसको ज़कात कहते थे, जो मुस्लिम रूलर्स को देते थे। एक इंडियन जो दूसरे धर्म के लोग होते थे वो लोग मुगल्स को क्या देते थे? जजिया टैक्स देते थे ताकि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो वैसे ही पेजेंट जो थे उस टाइम पे वो एक रिलीजियस टैक्स देते थे, किसको? चर्च को, ताकि चर्च उन पैसों को लेकर के भले काम में लगा सके। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो तुम पेजेंट की कंडीशन देखो। पहली बात, पेजेंट अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये बता दिया गया है कि राजा तो भगवान द्वारा है और तुम्हें जो भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुमको मिल रहा है। दूसरी बात, इसको टैक्स भी देना पड़ रहा है। कितना? 2। एक तो राजा को टैक्स देगा जो भी उगाएगा, दूसरा वो एक टैक्स देगा किसको? चर्च को। किस लिए चर्च को टैक्स दे रहा है? ताकि चर्च उस टैक्स को लेकर के भले काम में कुछ लगाए, या फिर भाई वो अपने पाप को धो सके। जो तुमने पुराने जन्म में पाप किए थे उस पाप को धोने के लिए भी तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा देता था वो चर्च को। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये फ्रांस की मैं सिचुएशन बता रहा हूं। अब तुम्हें याद होगा, मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, ये 1756 से 63 की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइम फ्रेम में। अब इस टाइम फ्रेम में ये तो फ्रांस हुआ। अब जरा ध्यान से सोचो कि 1756 तक इंडिया में क्या चल रहा था। तुमको पता होगा कि 2 ही मेजर पावर निकल करके आई थी जो कॉलोनी सबसे जल्दी जल्दी बना रही थी। कौन था वो? फ्रेंच और ब्रिटिश। और इंडिया में भी ये चीज चल रहा था। इंडिया में फ्रेंच कब आए थे? 1664 में। ब्रिटिशर्स कब आए थे? 1600 के आसपास में आए थे। ठीक है, 1600 के आसपास में आए थे और 1664 में फ्रेंच आए थे। अब इंडिया में भी होड़ मच गई इस बात के लिए कि भाई कौन सबसे ज्यादा कॉलोनी बनाएगा। और तुम देखो कि जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जब इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब इंडिया की जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब देखेंगे कि भाई कैसे यूरोपियन जब आते हैं भारत में तो उनकी आपस में कितनी लड़ाई होती है भारत को कॉलोनी बनाने के लिए, भारत को लूटने के लिए। क्योंकि भारत के पास उस टाइम पे सोना बहुत ज्यादा था, व्यापार बहुत ज्यादा था, टेक्सटाइल बहुत ज्यादा था, इतना कुछ था भारत के पास कि ये लोग लूटने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा भारत को लूटेगा, इनमें आपस में लड़ाई चालू हो गई। तो अब क्या हुआ कि 4 के 4 यूरोपियन आए थे देश में। ठीक है, हमारे कंट्री में 4 यूरोपियन आए थे। चारों यूरोपियन में सबसे कौन कौन से थे? सबसे पहले तो एक आए थे पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फिर कौन आए? फ्रांस आए। अब चारों क्योंकि आए तो चारों में ओवर द टाइम तुम देखोगे सिर्फ 2 बच के रह जाते हैं, फ्रांस और ब्रिटिश। और इन दोनों के बीच में अब कॉलोनी बनाने की लड़ाई होती है। और ये सिर्फ भारत में कॉलोनी नहीं बना रहे थे, हमने कल बात भी किया था कि वो अमेरिका में भी कॉलोनी बना रहे थे। हर जगह वो कॉलोनी बनाने में लगे हुए थे। अब जब ये कॉलोनी बनाने के लिए लगे हुए थे तो इनके आपस में लड़ाई होती थी ज्यादा। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि इसी तरह एक 7 ईयर वॉर चलता है, कॉलोनी को ही लेकर के झड़प हो जाती है फ्रेंच में और ब्रिटेन में, और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और उसकी वजह से 7 ईयर तक एक लड़ाई चलती है जिसको 7 ईयर वॉर कहते हैं। अब इस टाइम पे तुम फ्रांस की कंडीशन देख रहे हो, ये 3 लोग हैं। अब क्योंकि 7 ईयर वॉर चल रहा है तो वॉर में क्या होता है, तुम्हारे देश का जो पैसा है वो खर्च होता है, असला बारूद गोली बहुत तरह की चीजें लगती हैं भाई, तो उसमें पूरा पैसा तुम्हारा ड्रेन होना स्टार्ट हुआ। अब पैसा क्योंकि तुम्हारे पास बच नहीं रहा, और अब उसके बाद क्या हो गया, पैसा खत्म हो रहा है, पीजेंट को टैक्स देना पड़ रहा है दोनों लोग को, और रेवेन्यू से जो पैसा है वो कहां पे जा रहा है, सीधा वॉर में जा रहा है। अब उसके साथ सबसे खतरनाक सिचुएशन हो गई, फेमाइन और आ गया। क्या आ गया? फेमाइन आ गया। फेमाइन मतलब क्या हो गया? भूखमरी मर गई। अब भूखमरी जैसे आ गई तो इसका मतलब ये हो कि जो फसल है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो गई, खाने के लिए कुछ फसल नहीं बचा। तो अब लोगों ने सोचा कि यार अब कैसे क्या काम किया जाए, यहाँ पे पेशेंट को तो टैक्स पे टैक्स देना पड़ रहा है, अब ऊपर से भूखमरी से भी मर रहा है। तो उन्होंने एक काम किया, एक तरह का सिस्टम होता था फ्रांस में जहां पे वो लोग क्या करते थे कि जब भी फेमाइन आता था तो वो लोग अपने देश में जितने भी
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगते थे उसको बहुत ध्यान से वो लोग मॉनिटर करते थे, इसलिए कि अगर किसी एक जगह पे सरप्लस मतलब ज्यादा अगर उग गया और दूसरी जगह पे कहीं उस कंट्री में भुखमरी आ गई तो भाई यहां से जो अनाज है उसको दूसरी जगह पे लेके जाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर से पूछा कि भाई क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने पहली बात बोला कि भाई देखो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ का नाम सुना है तुम लोगों ने? क्या कौन था बताओ? एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। और एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट था कि भाई देखो सरकार को किसी भी तरह से मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जितना सामान होगा, क्योंकि एक मार्केट अपने हिसाब से काम करता है, तुम अगर मार्केट में ला करके सामान छोड़ दोगे तो मार्केट में उस सामान के डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो स्टेबल हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सामान और उसके डिमांड के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस स्टेबल हो जाएगा। सरकार को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार हस्तक्षेप करेगी तो प्राइस को डिस्टॉर्ट करेगी और मार्केट का जो इकोनॉमिक्स है वो खराब हो जाएगा। ये बात थी। तो इन्होंने क्या बोला, जो एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ से किसने सजेशन मांगा? फ्रांस के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला भाई देखो जितने अनाज है उसको मार्केट में डाल करके छोड़ दो, ज्यादा लोड मत लो, ऑटोमेटिकली जो उसका प्राइस है वो स्टेबल हो जाएगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने मार्केट में ग्रेन वगैरह डाल करके वेट किया, अब देखो उस टाइम तक क्या मर्चेंट क्लास डेवलप हुआ था कि नहीं? मर्चेंट क्लास कौन थे? मर्चेंट क्लास कौन थे याद करो। मर्चेंट क्लास वो लोग थे जब ये व्यापार हो रहा था, जैसे वास्को डी गामा क्या था? मर्चेंट क्लास से ही तो था। जैसे ही भाई तुम्हें सी रूट मिल गया, सी रूट से तुम अब क्या कर रहे हो? पहले लैंड रूट से जो सामान तुम लेके नहीं जा सकते थे, अब सी रूट से तुम सामान लेकर के जा रहे हो, और जब तुम सामान लेकर के जा रहे हो उस सामान को तुम बेच रहे हो, और बेचने से तुम क्या कर रहे हो? पैसा कमा रहे हो। तो एक तरह से तुम देखोगे कि समाज में एक और वर्ग का भी जन्म धीरे धीरे पैरेलली होना स्टार्ट हो रहा है। वो कौन है? मर्चेंट क्लास। बात समझ में आ रही? मर्चेंट क्लास का धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट होता है। अब जब मर्चेंट क्लास का राइज होना स्टार्ट हुआ तो अब यहां पे इसको टैक्स देना पड़ रहा है, पेजेंट वहां पे दबा करके टैक्स दे रहा है। अब पेजेंट भी भुखमरी का भी मार सह रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे ग्रेन को मार्केट में डाल के छोड़ दिया। अब जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वो क्या कैसे काम करता है? कोई भी सामान है खरीद करके होल्ड करके रख लो, अगर लिमिटेड है तो बाद में उसका प्राइस बढ़ेगा तब हम बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। अब ऐसे में क्या हुआ, एक तो अनाज कम, ऊपर से तुम्हारे देश का रेवेन्यू खत्म हो चुका है। अब जो भी सामान अन्न बचा हुआ था वो किसी कोई और आदमी अपने प्रॉफिट के लिए होल्ड कर लिया, तो नॉर्मल जो ब्रेड का प्राइस था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब आदमियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब जब ये बात आई राजा के सामने तो राजा की हालत और खराब हो गई। अब इसी टाइम पे और क्या चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये प्रेशर चल रहा है, जैसे तैसे करके वो चीजें मैनेज हो रही है। अब क्या हुआ, फ्रेंच और ब्रिटेन की राइवलरी क्योंकि इतनी ज्यादा थी, फ्रेंच हर तरह से ब्रिटेन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता था। और उसी टाइम पे तुमको पता है अमेरिका जो है, अमेरिका में क्या चल रहा था? अमेरिका में ब्रिटेन जो था वो अपनी कॉलोनी बना रहा था। बात समझ में आ रही? अमेरिका में ब्रिटेन अपनी क्या कर रहा था? कॉलोनी बना रहा था। अब ये बात कौन देख रहा है? फ्रेंच देख रहा है। और अमेरिका के लोग इस चीज से नाखुश हैं कि ब्रिटेन उनको वहां पे सेटल करके उनसे उगाए हुए सामान को ले जाकर के बेच रहा है, तो वो बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। तो अमेरिका के जो नेटिव लोग थे वो ब्रिटेन से लड़ाई करना चाह रहे हैं। ये बात कौन समझ गया? फ्रेंच। तो फ्रेंच ने क्या किया, इसको सपोर्ट किया। उस सपोर्ट से अमेरिका वालों ने क्या किया, ब्रिटेन के अगेंस्ट बगावत की, और बगावत करते करते क्या हुआ, अमेरिका को आजादी मिल जाती है 1776 के आसपास। वो जो डेट है जहां पे अमेरिका को आजादी मिलती है वो ईयर है 1776 का। लेकिन क्योंकि तुमने अमेरिका को सपोर्ट किया, अमेरिका के लोगों को मतलब वॉर के अगेंस्ट में सपोर्ट किया, तो इसका मतलब तुमको यहां से पैसा और क्या करना हुआ होगा, खाली करना हुआ होगा। तो मतलब तुम्हारे देश का रेवेन्यू और कम हो गया। अब यहां पे लोगों के पास, अब लोगों में बगावत का माहौल बन चुका है पूरी तरीके से। अब इसी टाइम पे इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, इस चीज से इतना खुश जो राजा था उस टाइम पे, लुई 16 था, उसने क्या किया कि अब पैसा ऑलरेडी कम हो रहा है, लेकिन अब उसके बाद उसने क्या किया कि वर्साइल में एक सिटी है, वहां फ्रांस में ही एक सिटी है वर्साइल, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा अपना महल बनवाया। जो महल था उस महल पे इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा करके उसको और रेनोवेट करवा करके महल बना, और ये बात जनता देख रही थी। अब जनता को ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे फमाइन है, पैसे हमें दो जगह टैक्स देना पड़ रहा है, खाने के लिए हमारे पास ब्रेड नहीं है, भूखों हम मर रहे हैं, और राजा हमारा दूसरी जगह युद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है और उसके साथ साथ ही वो महल बनवा रहा है अपना। तो अब लोगों में बताओ ये बगावत और ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब ये बगावत बढ़ने लग गई। अब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गया,
ऐसे काम नहीं चलेगा, और लोगों ने बगावत करना स्टार्ट किया। अब ये बात देख करके लुईस 16 को ये बात समझ में आ गई कि अब ये लोग बहुत ज्यादा तक टिकने वाले नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग एक मीटिंग बुला लेते हैं। एक मीटिंग बुलाते हैं जिसका नाम है स्टेट जनरल मीटिंग। ठीक है, नाम सुने उसका? स्टेट जनरल मीटिंग इसको बोलते हैं। अब इस स्टेट जनरल मीटिंग में क्या होता है? स्टेट जनरल मीटिंग में तीनों क्लास के लोग बैठते हैं। चर्च के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, ठीक, एक नोबिलिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, जो एरिस्टोक्रेट के नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेट एंड नोबिलिटी जो होंगे वो भी बैठेंगे, और तीसरा जो आम जनता होगा उसके भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आके बैठेंगे। और स्टेट जनरल की मीटिंग बैठाई गई और बोला गया कि इससे निकलने का सॉल्यूशन क्या है, इस पे वोट कराते हैं। और सॉल्यूशन बहुत सीधा था, और जो राजा को पहले से ही उसके मिनिस्टर्स ने सजेस्ट किया था कि भाई आप क्या करो, आप अपने क्लर्जी, मतलब जिन दो क्लास पे आप टैक्स नहीं लेते हो उनसे टैक्स लेना स्टार्ट करो। लेकिन जब ये टैक्स लेने वाला प्रपोजल रखेगा तो बताओ ये कभी पास हो पाएगा क्या? क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी ही तो मेजरली चला रहे फ्रांस को, वो क्यों चाहेंगे कि भाई उनका टैक्स ले लिया जाए? तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इसीलिए जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई तो यहां पे बोला गया कि हम 3 ग्रुप में बांटेंगे, एक होगा नोबिलिटी का ग्रुप होगा, एक होगा हमारा चर्च का ग्रुप होगा, और एक जो आम आदमी का ग्रुप होगा, ठीक है, कॉमन पीपल। अब तीनों को, हर किसी का जो वोट है वो एक एक काउंट होगा। अब बोला गया कि मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि क्लर्जी और नोबल क्लास से टैक्स लिया जाए, और इस प्रस्ताव को देखते हैं वोट कितने लोग करते हैं। तो आप बताओ इसका रिजल्ट क्या रहा होगा? वो नहीं पास होगा, क्योंकि ये दोनों फेवर में वोट करेंगे, भाई नहीं देंगे हम वोट। बात समझ में आ रही? सिर्फ यही चाहेंगे कि इनको वोट देना है, वो दोनों क्यों चाहेंगे कि भाई हम अपना जबरदस्ती का टैक्स दें? तुम लोगों ने मना कर दिया। अब इस बात से इनको बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो आम आदमी थे इनको बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम इस चीज को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हम अपना एक कमीशन बनाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे और अपनी मीटिंग करेंगे। और पहली बात उन्होंने इस बात के लिए बोला कि हम 98% हैं, इसके बाद भी हमारा टोटल वोट का रिप्रेजेंटेशन एक है, ये सिर्फ 2% है समाज के, फिर भी हर किसी को इंडिविजुअल एक एक वोट मिल रहा है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो भाई ये जो तुम बोल रहे हो हर एक पूरे तबके को तुमने एक वोट से रिप्रेजेंट किया है, उसकी जगह तुम हर एक मेंबर को एक वोट से रिप्रेजेंट करो, तब देखते हैं कि ये फैसला किनके फेवर में आता है। बात समझ में आ रहा है? तो इन्होंने बोला हम 98% होकर के एक वोट दे रहे हैं, इससे अच्छा तुम हर मेंबर को एक वोट के बराबर कर दो, फिर वोट काउंट कर ले रहा। तो इस बात के लिए लुई 16 माना नहीं, और इस पे इन लोगों ने क्या कर दिया, बगावत कर दिया। और उसके बाद वो दौड़ करके क्या करता है, हॉल में ताला लगा देता है और बोलता है कि अब जो मीटिंग करना है कर लो, हॉल तो मैंने बंद कर दिया। अब इसके बाद वो जो लोग थे वहां पे, वो गुस्से में वो वहां से उठते हैं और कहां जाते हैं, टेनिस कोर्ट में। वहां पे बगल में टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट में वो बैठते हैं और वहां पे वो अपना नेशनल असेंबली एक बनाते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो नेशनल असेंबली हम बनाएंगे, इस नेशनल असेंबली का काम होगा कि हम किसी भी तरह फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लेकर के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आएंगे या कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आएंगे। और ये नेशनल असेंबली का उस टाइम पे टेनिस कोर्ट में बैठ करके उस चीज को लेकर के मतलब उस चीज को लेकर डिसाइड करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब इसके बाद ये फिर यहां से ये जो होड़ है, ये चीज प्रोटेस्ट जो होता है वो और चलता जाता है, और मीनवाइल फ्रांस में और सिचुएशन बिगड़ती जाती है, आर्थिक व्यवस्था उनकी और डाउन होती जाती है। धीरे धीरे करके जब ये बात आगे बढ़ती है तब लोग मार्च निकाल, जब इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है मार्केट में और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तब लोग मार्च निकालते हैं और मार्च निकाल करके सीधे सीधे वो पहुंच जाते हैं राजा के यहाँ पे। ठीक है, राजा के यहाँ पे पहुंचते हैं, राजा को बोलते हैं कि भाई ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको साइन करना पड़ेगा। तो राजा पहले मना कर देता है कि भाई हम साइन वाइन नहीं करेंगे। फिर एक रूमर्स फैलती है, रूमर के हिसाब से ये कि राजा जो है वो पेरिस पे अटैक करने वाला है, और भाई इसी तरह से ये हमारा जो मतलब रिवॉल्यूशन जो हम करना चाह रहे हैं उस चीज को दबाने की कोशिश करेगा। तो लोग सारे भड़क गए और लोगों ने राजा के जो महल था उस पर अटैक किया। राजा को मजबूरी में उस चीज पे साइन करना पड़ा और अटैक किया। और तो पहली बार जब राजा ने उस पर साइन किया तो इस तरह से फ्रेंच को उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उनकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है उनकी, वो साइन राजा के साइन करने के बाद। और उसके बाद अब मोटे तौर पे ये होता है कि अब जब राजा ने साइन कर दिया तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी, मतलब राजा के हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, राजा और रानी दोनों लोग को ट्रायल करते हैं, और ट्रायल करने पे लास्ट में उनको मार देते हैं गिलोटिन वाले मेथड से। पता होगा कि बहुत पॉपुलर मेथड था, गिलोटिन वाले मेथड से उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद फिर राजा मरते हैं। तो अब यहां तक तुमको क्या लग रहा है कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है,
मतलब एक राजा था, मनमानी वाला राजा था, उसको मार दिया गया और जैसे तैसे अब यहाँ पे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बढ़िया नहीं होता है। अब यहां से तो उल्टा और सिचुएशन खराब होना चालू होगा, कुछ हद तक खराब होगा, कुछ संभलेगा, कुछ खराब होगा, और धीरे धीरे फिर बाद में जाकर के, बहुत लेट में जाकर के सब चीजें नॉर्मल होंगी। तो पहले यहां तक की कहानी को एक बार हम लोग बहुत जल्दी रिकैप करेंगे कि हुआ क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था सबसे पहले।